इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने टर्म टू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं टर्म टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट बिजनेस के अंदर फर्स्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, स्टाफिंग। आज हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के फंक्शंस किस तरीके से वो काम करता है, क्या इसमें रहता है क्या नहीं रहता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहले स्टाफिंग के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि स्टाफिंग एक प्रोसेस के रूप में काम करता है। स्टाफिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक ऐसा एरिया जहां पर मेरे लोग काम कर रहे हैं वो मेरा स्टाफिंग है, नहीं। स्टाफ अलग चीज होता है, स्टाफिंग एक अलग चीज है। स्टाफिंग में एक प्रोसेस के जरिए आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपके बिजनेस में जो वैकेंट मतलब जो खाली जॉब्स है ना, उस पे कौन सा बंदा सही रहेगा काम करने के लिए, वो चूज करने का काम स्टाफिंग का होता है। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर एक एम्प्लॉय को अपने हर एक पड़ाव से गुजरना पड़ता है। जैसे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में वो टेस्ट वगैरह देगा, फिर उसके बाद वो क्लियर करके इंटरव्यू देगा, मेडिकल पास करेगा, मेडिकल पास करना, अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में आएगा, कंपनसेशन के बारे में उससे बात की जाएगी, देन फिर वो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, डेवलपमेंट करा जाएगा उसका, फिर उसको जो है उसका वो काम उसको दिया जाएगा जो वो करने के लिए उस बिजनेस के अंदर या उस कंपनी के अंदर आया है। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टाफिंग का। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि स्टाफिंग क्या होता है, तो आपको बोलना है कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को चूज करके उसके राइट काम के लिए, जिस काम के लिए उसको चूज किया गया उस पर रखना। क्योंकि इतना स्टाफिंग का प्रोसेस इसलिए किया जाता है, देखो बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके पास में काम करने के लिए या आपके बिजनेस में जॉब करने के लिए कोई पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है, और अगर उस काम के लिए अगर आपको सही बंदा ना मिले, तो भले ही आप कितना भी कैपिटल बिजनेस में घुसा दो, कितना भी आइडिया बिजनेस में लगा दो, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आप जो आइडियाज लगा रहे हो बिजनेस पे, उस बिजनेस पे, उस आइडिया पे जो बंदा काम कर रहा है, वो बंदा उस काम के लिए है ही नहीं जो काम आपने उसको दे रखा है, तो वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर स्टाफिंग के प्रोसेस के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में जो जगह खाली है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, उस पर कौन सा बंदा सही रहेगा। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस है। आइए इसको हम एक लैंग्वेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने बोर्ड पे देख रखा होगा, मैंने मीनिंग लिख रखा है। क्या है मीनिंग? कि स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, having the right qualification, doing the right job at the right time। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ फाइंडिंग द राइट पर्सन, एक सही बंदा ढूंढना, फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए। अब ये कौन सी बात हुई सर? तो देखो बेटा, जैसे अगर मान लो मेरी कंपनी में कोई प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, तो मुझे फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट पर्सन क्या हुआ? एक प्रोडक्शन मैनेजर चूज करना है मेरे को फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब क्या है? उसके लिए प्रोडक्शन का काम भी उसको देना है, क्योंकि मेरी कंपनी में प्रोडक्शन के काम में एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, तो मुझे क्या ढूंढना चाहिए? एक प्रोडक्शन मैनेजर ढूंढना चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब वो सही बंदा है या नहीं है, उसके कहने पे थोड़ी चला जाएगा। उसके पास क्या होनी चाहिए? राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी तो मुझे विश्वास होगा। नहीं तो ऐसे तो हर कोई उठ के आके मेरे से कह देगा कि हाँ मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, हाउ कैन आई ट्रस्ट? तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में? हम उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी सही क्वालिफिकेशन देखेंगे, डूइंग द राइट जॉब, जो भी उसको हम काम देने वाले हैं, जो भी वो काम करने वाला है, एट द राइट टाइम। अब राइट टाइम का मतलब क्या है सर? भाई आपको जरूरत अभी है, तो आप बंदा कब चूज करके काम दोगे? अभी दोगे ना। अब आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी, तो भविष्य आएगा तब अपन निपटेंगे उससे, है ना। तो जब हमें समय आ चुका है किसी बंदे को अपनी जॉब पर रखने का, तब हम उसको उसी टाइम पर करें। यूं नहीं है कि हमें 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी और हम उसकी तैयारी आज कर रहे हैं, या हमें जरूरत थी पिछले साल और हम अभी तक भी चूज नहीं कर पाए हमारे लिए सही बंदा। तो क्या होता है बेटा, सभी चीज के लिए समय सही होना चाहिए। इसलिए स्टाफिंग क्या कहता है कि स्टाफिंग के अंदर इन्वॉल्व है। स्टाफिंग एक प्रोसेस है
जो एक फाइंडिंग करता है राइट पर्सन, एक सही बंदा चूज करता है हमारे लिए फॉर द राइट जॉब के लिए, जो जॉब हम दे रहे हैं लोगों को उस पर वही बंदा करेगा जो उसके लायक, वो उस काम के लायक वो हो, ठीक है। और हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, आजकल तो वैसे भी प्रोफेशनल या प्रोफेशन का जमाना है, क्योंकि वैसे भी हमने हमारे बिजनेस के हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, एचआर, तो सभी काम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। तो उन पर काम करने वाला भी बंदा क्या होगा, प्रोफेशनल होगा, उस काम के अंदर वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, उस काम को करने में वो पहले से कंफर्टेबल होंगे, तो वो काम अच्छे से करेंगे। इसीलिए प्रोफेशनल जमाने में हमें एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए, जो हमें कैसे पता लगेगा, उसकी क्वालिफिकेशन से। किसी भी भाई अगर प्रोडक्शन मैनेजर है तो जाहिर सी बात है किसी कॉलेज से उसने प्रोडक्शन के अंदर एमबीए किया होगा, तभी तो हम विश्वास करेंगे कि वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है। तो उसके पास में राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस काम को करने के लिए। और वो बंदा हमें कब चूज करना है, जब सही समय आए। अब समय तो आया नहीं है या समय निकल गया, तो समय आया नहीं और समय निकलने से पहले अगर हम कोई काम करेंगे तो वो काम किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए लास्ट में ये लाइन भी जोड़ी गई है। आई होप आपको सिंपल मीनिंग स्टाफिंग का समझ में आया होगा। आइए हमारे एक ऑथर के जरिए भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हेमंत भाई साहब क्या कहते हैं, हमारे हेमंत भाई साहब कहते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन जो है ना इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि जैसे मानो पहले वो आगाज करता हो या अनाउंसमेंट करता हो। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, भर्ती। अब वैसे तो भर्ती से बहुत सारे बच्चे समझ के होंगे कि भर्ती का मीनिंग क्या होता है। ये हिंदी वर्ड है भर्ती, रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंपनी अनाउंस करती है पब्लिकली कि देखो भैया हमारे पास में इस पर्टिकुलर काम के लिए जगह खाली है, तो जो बंदा इस काम को करना चाहता है उसके लिए हमारे पास में ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और जो बंदा ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर सकता है वो हमारी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब रिक्रूटमेंट को समझाने के लिए मैं क्या बोलूं, जैसे कंपनी अनाउंस कर रही है कि वी नीड अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो यहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमें एक मैकेनिकल काम के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। तो यहाँ पर पब्लिक को पता चल गया कि ये पर्टिकुलर काम जो जगह खाली है वो किसके लिए खाली है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। मतलब इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने बीटेक किया हो मैकेनिकल में। तो समझ में आ गई बात। तो वहां पर कौन बंदे अप्लाई करेंगे, जिन्होंने मैकेनिकल इनमें इंजीनियरिंग करी होगी, तो उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट अगर आपसे कोई बोले तो आपको बोलना है ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होता है अपनी कंपनी के अंदर अगर कोई जॉब खाली है तो वो बताता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट पर इतनी पोस्ट खाली है और उनके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप हमारे लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस पूरे सेंटेंस को कंपनी एक शब्द में बोलती है रिक्रूटमेंट, और हिंदी में बोलते हैं भर्ती। जब कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है तो लोग एप्लीकेशन देते हैं। अब लोग एप्लीकेशन देंगे तो अब जरूरत है 10 जनों की, अप्लाई कर रखा है 100 जनों ने, तो 100 जनों को तो हम जॉब नहीं दे सकते क्योंकि वो तो ओवर मैनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 जनों को ही जो है जॉब देंगे। तो उसके लिए हमारे पास में है सिलेक्शन, हम उसमें से हमारे लिए बेस्ट वन चूज करेंगे कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है। अब सिलेक्शन में बेस्ट वन चूज किससे करेंगे हम, तो सिलेक्शन में बेस्ट वन चूज किया जाता है टेस्ट के दौरान। और वैसे भी आजकल तो हमारी कंपनीज, हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस चीज के लिए कि सभी को बेस्ट वन चाहिए। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स क्रिएट कर दिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दिया, एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया, न जाने कितने कितने टेस्ट कर दिए जो कि सिलेक्शन के अंदर आते हैं। और बहुत सारे सिलेक्शन में आए जाते हैं टेस्ट वगैरह, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वगैरह 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 में आते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोल लो या डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बोल लो। भाई आपने रिक्रूटमेंट के जरिए लोगों को बता दिया कि हमें बंदे की जरूरत है, सिलेक्शन के थ्रू आपने बंदा अपने लिए सिलेक्ट भी कर लिया, बट अब आप उसको सिखाओगे। हालांकि उसको काम आता है बट वो आपकी कंपनी में नया है, वो आपकी कंपनी के नेचर को नहीं समझता है। आप अपने कंपनी के अंदर अपने बंदों से किस प्रकार से काम कराना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन सभी लोगों की एक जैसी हो सकती है एक पोस्ट के लिए, बट
कंपनी के एनवायरनमेंट अलग अलग होने की वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम अपने अपने तरीके से कराती है। उसके लिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पूरा पूरा काम करती है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देती है, उनका प्रॉपर तरीके से अपने अकॉर्डिंगली उनका डेवलपमेंट करती है, ताकि वो जैसे ही अपने काम पर काम करने चाहे तो एकदम कंफर्टेबल होकर अपने काम को कर सके, क्योंकि उनको ऑलरेडी उस बिजनेस के बारे में, उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि उन्होंने सब ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में सीख लिया होता है। बस अब उनको विद कॉन्फिडेंट काम कर सकते हैं। अगर बिना ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अगर उनको हम काम पे बिठा देंगे, काम तो वो कर लेंगे, बट उनको काम करने में झिझक हो सकती है, क्योंकि कंपनी किस तरीके से काम करवाना चाहती है, आप किसी और तरीके से कर रहे हो, तो आपकी और आपकी कंपनी के बीच में बन नहीं पाएगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, सिलेक्शन के बाद में आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करती है। और साथ ही साथ में आपको पता है, से हम लोग सब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, तो फिर आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, सैलरी के रूप में, लेबर के रूप में काम करते हो तो वेजेस के रूप में ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आया कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर मैंने स्टाफिंग का एक इंडिविजुअली आपको एक डेफिनेशन भी दिया है और एक ऑथर के थ्रू भी आपको मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया है। तो कभी भी आपके सिंपली अगर डेफिनेशन आ जाए क्वेश्चन में कि डिफाइन में से, तो पॉसिबल नहीं है ऐसे डायरेक्टली आ जाए, बट अगर स्टाफिंग के बारे में डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल डेफिनेशन तो लिखेंगे, साथ में एक ऑथर के नाम से अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो थोड़ा सा वजन पड़ेगा और आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उतने मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको डेफिनेशन समझ में आया? तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी के अंदर स्टाफिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है या बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो स्टाफिंग उस कंपनी के अच्छे से ऑप्ट करने के बाद में उस कंपनी को स्टाफिंग से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला फायदा, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। मतलब यहाँ पर स्टाफिंग उसकी मदद करेगा एक अच्छा बढ़िया एम्प्लॉय खोजने में और एक बहुत कॉम्पिटिटिव, मतलब एक बहुत अच्छा सक्षम कर्मचारी उसकी वेरियस जॉब के लिए। मतलब यहाँ पर एक कंपनी के लिए स्टाफिंग क्या करेगा, एक अच्छा बंदा किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करने के लिए खोज कर लेकर आएगा। मतलब अगर हम स्टाफिंग अगर ऑप्ट करते हैं तो स्टाफिंग हमारी मदद करेगा जब भी हमें किसी पर्टिकुलर वेकेंट जॉब के लिए, कोई वेकेंट पोस्ट के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, तो यहाँ पर स्टाफिंग हमारी मदद करेगा ऐसा बंदा ढूंढने में, है ना, जो हमारे उस वेकेंट जॉब के लिए सक्सेसफुल रह सके। यहाँ पर ये कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब क्या होता है, एक सक्षम, उस काम के लिए, जो भी पर्टिकुलर काम के लिए आपको बंदा चाहिए, उसके लिए जो सक्षम कर्मचारी होगा वो स्टाफिंग हमारे लिए खोजने में हमारी मदद करेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा है स्टाफिंग हेल्प इन हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल सत्य बात है। जब अगर आप अपने किसी काम को एक प्रोफेशनल बंदे के हाथ में दे दोगे तो जाहिर सी बात है आउटपुट बहुत अच्छा और एक अच्छी क्वांटिटी में आने वाला है। अगर आप काम उस बंदे को दे दोगे जो काम उसके लिए है ही नहीं, वो तो कुछ और काम करता है। मतलब जैसे अगर मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है और मैंने काम किसको दे रखा है, वो काम सेल्स मैनेजर को दे रखा है, तो आउटपुट इतना अच्छा नहीं आने वाला है। तो स्टाफिंग आपकी मदद करता है कि वो आपके किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आपको जो बंदा जरूरत है तो वहां पर सही बंदा रखे ताकि आपको एक हायर परफॉर्मेंस मिल सके। क्या कह रहा है ये, देखो पढ़ते दोबारा। स्टाफिंग हेल्प करता है आपकी इन हायर परफॉर्मेंस, एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस तक आपको आपके बिजनेस को लेके जाने की। किसके जरिए? एक सही बंदा रखेगा वो एक उस सही जॉब के लिए। जो भी जॉब आपके पास में आपकी कंपनी में खाली है, उस जॉब के लिए जो भी सही बंदा है उसको उस जॉब पर काम पर रखा जाएगा ताकि आपके जो भी बिजनेस में वर्क होता है उसमें हायर परफॉर्मेंस हो सके। और जब हायर परफॉर्मेंस होगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। तो आइए आपको दोनों बात मेरी समझ में, मैं एक बार इंपॉर्टेंस दोनों ये वाले रिपीट करता हूं, फिर आगे चलेंगे। क्या कहा मैंने स्टाफिंग के अंदर पहले वाले इंपॉर्टेंस में,
कि स्टाफिंग आपकी मदद करेगा आपके लिए एक सही बंदा चूज कर सही बंदा खोजने में आपकी मदद करेगा, जो भी वैकेंट जॉब आपके पास में खाली है। भाई प्रोडक्शन मैनेजर के लिए जॉब खाली है तो प्रोडक्शन मैनेजर आपके लिए चूज करवाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए चूज कराने में आपकी मदद करेगा। उसी तरीके से जब आप एक प्रोफेशनल, एक सही बंदा अपने सही काम के लिए रख लोगे तो जाहिर सी बात है आपका परफॉर्मेंस लेवल, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होगा और एक बहुत हायर लेवल तक जाएगा, जिससे आपको भविष्य में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इट इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस टू थ्रू सक्सेशन प्लानिंग बाय मैनेजर। बिल्कुल सही बात है। जब आप एक बहुत अच्छा मैनेजर अपनी कंपनी में रखोगे तो आप अपनी कंटिन्यूटी बिजनेस को सर्वाइव कराने में और बिजनेस को ग्रोथ कराने में बढ़ा दोगे। भाई आपके सारे काम, एक प्रोफेशनल इंसान, एक सही इंसान सही जगह पर बैठकर अगर आपके कंपनी के सारे काम वो करेगा तो उससे आपके बिजनेस में कंटिन्यूअसली सर्वाइवल बढ़ेगा। मतलब कभी भी आपका बिजनेस वाइंड अप नहीं होगा, बल्कि आप ग्रोथ करेंगे अपनी एंटरप्राइजेस के साथ में। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके सारे सक्सेसफुल प्लानिंग एक बहुत अच्छे मैनेजर के द्वारा, वो मैनेजर के द्वारा जिस जगह पर आपने उसको काम करने के लिए रखा है, मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए। जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करोगे ना तो क्या होगा, आप हमेशा मार्केट में सर्वाइव करोगे और आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे, क्योंकि आपका हर एक एक काम एक प्रोफेशनल बंदा कर रहा है, इसलिए डूबने के चांसेस कम हो गए। आगे देखते हैं। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग यहां पर क्या करता है, आपके एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन और मोरल को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? जब भी वो कोई कंपनी के लिए अच्छे से काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा या उनका कंपनसेशन बढ़ा दिया जाएगा, या कोई भी ऐसा काम बदले में, उनके अच्छे काम के बदले में कंपनी या स्टाफिंग उनके लिए इतना अच्छा काम करेगी जिससे उनको इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा और एक मोरल बूस्टअप होगा कि नहीं यार, मैं जितना अच्छा अपनी कंपनी के लिए काम करूंगा मेरी कंपनी मेरे लिए उतना ही अच्छा सोचेगी। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब स्टाफिंग उसकी मोरल और सेटिस्फेक्शन लेवल को रिवॉर्डिंग के थ्रू बढ़ाएगा। जब भी वो कोई अच्छा काम करेगा तो इससे भी कंपनी को इंटरनली और एक्सटर्नली फायदा होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। हमने ये 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट देखते हैं। अंडर स्टाफिंग all the activity related to human resources are performed systematically। यहां पर स्टाफिंग के अंदर, स्टाफिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट कह लो आप, या एक ऐसा प्रोसेस कह लो जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्यों बोल रहा हूं बेटा? जब इंसान कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम आता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोल दिया जाता है। तो स्टाफिंग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम करता है, परफॉर्म करता है सिस्टमैटिक तरीके से। मैंने बताया ना प्रोसेस के थ्रू। प्रोसेस क्या है? मतलब पहले रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, ये सब क्या है? प्रोसेस है ना। तो स्टाफिंग क्या है? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को कंपनी के लिए बेहतर बनाता है, ताकि कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जितना बेहतर बनेगा कंपनी को उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं हम। बाय डूइंग सो द सिचुएशन ऑफ ओवरमैपिंग नेवर अराइजेस। और कभी भी स्टाफिंग ओवरमैपिंग की सिचुएशन को बढ़ावा नहीं देता है, या मैं कहूं कि कभी भी स्टाफिंग ओवरमैपिंग की सिचुएशन को क्रिएट नहीं होने देता है। अच्छा सर, ये ओवरमैपिंग क्या होता है? तो बेटा देखो, ओवरमैपिंग मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारे पास में 10 जनों की जरूरत है, बट वहां काम कर रहे हैं 20 जने, तो उसे बोलते हैं ओवरमैपिंग। ठीक है ना। तो कभी भी ये सिचुएशन अराइज नहीं देता, क्योंकि स्टाफिंग का काम हमेशा क्या होता है, कंपनी के अंदर डिटेक्ट करते रहना कि कहां पर किस पोस्ट पर कितने लोगों की जरूरत है, तो वहां पर सिर्फ उतने ही लोगों को काम देना, ज्यादा नहीं देना, क्योंकि ज्यादा देंगे तो ओवरमैपिंग हो जाएगा, और ओवरमैपिंग हो जाएगा तो हम
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस का पहला सिद्धांत ही यही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चाहे कोई से भी हो, सभी का सही से इस्तेमाल हो और कम से कम वेस्टेज हो। तो स्टाफिंग अगर कंपनी के अंदर प्रॉपर वे में चेक करते रहेगा कि भाई उसको किस पोस्ट पर कौन से लोगों की ज्यादा जरूरत है और कितने लोगों की जरूरत है, तो वहां पर सिर्फ उतने ही लोगों की पूर्ति को पूरा करना, तो उससे क्या होगा, कभी ओवरमैपिंग नहीं होगा। तो हमेशा कंपनी के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज चलते रहेंगे, टेक प्लेसेस एंड सब्सिक्वेंटली लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ना, ओवरमैपिंग में क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी और फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब स्टाफिंग प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करके हर एक वैकेंट में जितने पोस्ट में जितने लोगों की जरूरत है वहां पर वो फिलिंग आउट करेगा, तो एम्प्लॉय का ऑप्टिमाइजेशन होगा और कंपनी का कॉस्ट जो होगा, लेबर कॉस्ट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। फिर यहाँ पर जो कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग से जो पैसा बचेगा, कंपनी अगर उसको कहीं और लगाए और वहां से अगर ज्यादा फायदे मिले तो ज्यादा अच्छा है ना। तो स्टाफिंग का काम ओवरमैपिंग को खत्म करना होता है, और वो खत्म कैसे करता है, प्रॉपर वे में डिटेक्ट करता रहता है, जहां पर जितने लोगों की जरूरत है सिर्फ उतने ही लोगों को वहां पर काम पर लगाता है, ताकि लेबर कॉस्ट कम हो जाए और हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होता रहे एम्प्लॉइज का। तो आपको इसके इंपॉर्टेंस समझ में आए बच्चों? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, और इन इंपॉर्टेंस को याद रखने की कोशिश करना। और अगर आपको अभी तक पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी प्लीज करना, ताकि मैं ऐसी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। क्योंकि मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम जो है आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और आपका शेयर ही करता है, तो मुझे भी आपके मोटिवेशन की जरूरत है। तो आई होप आज हमने जो है यहाँ पर बच्चों स्टाफिंग के मीनिंग को समझा और स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंस को भी समझा। आइए हम आगे चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टाफिंग को और भी। तो देखिए, हर चीज का एक दौर होता है, फिर उसके बाद में उसमें मॉडिफिकेशन होना चालू हो जाता है, और यही चीज हमारे स्टाफिंग के साथ हुआ। अब स्टाफिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक एचआरएम में। एचआरएम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। मतलब अब हमने स्टाफिंग को पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, जिसका टोटली काम ही सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर वर्क करना, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वन एम्प्लॉय देना, चाहे वो ट्रेनिंग के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू देना हो, ये सारा काम अब एचआरएम करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्टाफिंग एक छोटे से लेवल पे काम करता था, बट अब यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर डील की जाती है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी को अलग से एक एचआरएम की डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, वो उनके लिए बाकी सारा काम देखते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ के समझते हैं कि स्टाफिंग क्या है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग तो सिर्फ एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचआरएम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टाफिंग जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी थी ना, तभी काम हुआ करता था, बट अब यहाँ पर मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी आ गई जहां पर स्टाफिंग पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने अलग से, मैनेजमेंट ने अलग से अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट का नाम रखा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है? ये एक सिर्फ पार्ट है। किसका पार्ट है? मैनेजमेंट के प्रोसेस का पार्ट है, जो कि क्या काम करता है? डेवलप करना और मैनेज करना। किसको डेवलप करना, किसको मैनेज करना? ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करना और मैनेज करना। किसके लिए? ऑफ द एंटरप्राइजेस के लिए। और ह्यूमन एलिमेंट्स को किसके लिए डेवलप और मैनेज करना? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके साथ में? कंसीडरिंग देयर, उनकी नॉलेज के साथ में, स्किल्स के साथ में, क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड पोटेंशियल के साथ में। मतलब यहाँ पर जो एचआरएम है वो एक मैनेजमेंट का, सिर्फ मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, जो कि क्या काम करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज के ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप और मैनेज करने का काम करता है। और वो क्या करता है? साथ में उनकी नॉलेज को, स्किल को, क्रिएटिविटी को, टैलेंट को, पोटेंशियल को बढ़ाता है, ताकि वो कंट्रीब्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा योगदान दे सके। किसके लिए योगदान दे सके? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए,
ज्यादा से ज्यादा हर एक कंपनी का ह्यूमन रिसोर्सेज अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, इसके लिए ही यहां पर एचआरएम काम करता है, जो टोटली ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर वर्क करता है। तो आपको मेरी बात समझ में आई? इस पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया? इस पॉइंट के अंदर मैंने आपको यह बताया कि स्टाफिंग खुद एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। और ह्यूमन रिसोर्सेज किसका और ह्यूमन रिसोर्सेज भी किसका पार्ट है? मैनेजमेंट प्रोसेस का। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करना और मैनेज करना। किसके साथ में? नॉलेज के साथ में। उनकी नॉलेज को बढ़ाते रहना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, उनके पोटेंशियल को बढ़ाना, उनके टैलेंट को बढ़ाना, ताकि जितना वो ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करेंगे वो उतना ही ज्यादा योगदान दे पाएंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। ठीक है, आइए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। एचआरएम इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या काम करता है? ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने में। डिटरमाइन मतलब डिटेक्ट करना भी होता है, पूरा करना भी होता है, नीड को डिटरमाइन करने में। अब कौन सी नीड है? ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड। तो एचआरएम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एचआरएम क्या काम करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने में उसका काम करता है। अब एचआरएम कौन सी नीड को पूरा करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड को पूरा करता है। जैसे अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वो जरूरत कौन पूरी करेगा? एचआरएम पूरी करेगा। कैसे करेगा? अनाउंसमेंट करके, रिक्रूटमेंट, भर्ती निकली है, फिर उसके बाद में उस बंदे का सिलेक्शन करेगा, फिर एक बेस्ट एम्प्लॉय चूज करेगा कंपनी के लिए, फिर उसी बेस्ट वन एम्प्लॉय को चूज करके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, उसका डेवलपमेंट करेगा, उसको अच्छा कंपनसेशन दिलवाएगा कंपनी से, और अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा एचआरएम मैनेजमेंट के द्वारा। क्योंकि मैं रिपीट करता हूं बेटा, अब यहाँ पर स्टाफिंग से कन्वर्ट होके अब यहाँ पर क्या बन गया है? एक बहुत बड़े लेवल पर काम होने लग गया है, इसलिए एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट बना दिया स्टाफिंग का एक अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया, जिसका नाम है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्योंकि स्टाफिंग का पहले एक छोटे लेवल पर काम होता था, जो एक ही मैनेजर सारा काम कर लिया करता था। बट अब जैसे जैसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आते जा रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर काम और लोग बहुत सारे चाहिए। काम तो है सही, बट हमें लोग भी बहुत सारे चाहिए, तो एक अकेला बंदा या एक अकेला मैनेजर इतना नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी ने क्या करा? पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना डाला, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड को, और वो नीड कौन सी है? ह्यूमन रिसोर्सेज की। और उस नीड को पूरा करने में एचआरएम का पूरा योगदान होता है, क्योंकि वही रिक्रूटमेंट करता है और वही सिलेक्शन करता है, और उसके बाद वही एक बेस्ट एम्प्लॉय चूज करता है, उस बेस्ट एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट करता है उसको अच्छा कंपनसेशन कंपनी से दिलाता है, और अगर वो अच्छा काम करे कंपनी के लिए तो उसको रिवॉर्डिंग भी दिलवाता है। It also include activity related to liaison with government, trade union act etc. इसका मतलब होता है लिंक बिठाना या तालमेल बिठाए रखना। इस एचआरएम इस काम के अलावा एक और काम करता है। वो काम क्या करता है? वो गवर्नमेंट के साथ में और अदर यूनियन के साथ में अपना एक रिलेशन और एक तालमेल बिठा के चलता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स है, या मैं कहूँ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो हर एक कंपनी को इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तालमेल बिठाना पड़ता है, तभी जाकर बिजनेस या कंपनी अच्छे से रन कर पाता है। तो एचआरएम एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के अलावा अब जहां पर भी जिस देश में भी वो काम कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट के साथ में, वहां की यूनियन के साथ में एक अच्छा रिलेशन और एक अच्छा तालमेल मिलाकर चलता है, ताकि कंपनी में कोई भी नुकसान ना हो सके। आइए हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जनरली व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड ऑन स्मॉल स्केल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय मैनेजर। मैंने क्या कहा? जनरली ये फंक्शन जो है ना, छोटे स्तर पे किए गए बिजनेस के अंदर एक मैनेजर के द्वारा ही कर लिया जाता है। वी कॉल इट स्टाफिंग। जब एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लो, उसमें ये सारा काम कौन कर लेता है? मैनेजर ही कर लेता है। इसलिए उसको सिर्फ एक नाम से बुलाया जाता है, वो स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा बुलाया जाता है, बाय लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर मतलब क्या होता है?
एक ही मैनेजर सारे काम कर लेता है स्टाफिंग से, मतलब वही बंदा चूज कर लेता है, वही बंदा ट्रेनिंग दे लेता है, दिलवा लेता है, वही बंदा उसको डेवलप करके उसके काम पे बिठा देता है, उससे काम करवाता है वगैरह वगैरह। तो जब एक छोटे से बिजनेस के अंदर सारा काम एक मैनेजर ही करता है तो उसको स्टाफिंग फंक्शन बोलते हैं। और वो कैसे पता लगता है? जब एक खुद अकेला एक लाइन मैनेजर, एक ही मैनेजर सारे स्टाफिंग का काम कर रहा हो। तो आप ये कह सकते हो अगर छोटे लेवल का बिजनेस है हमारा तो वहां पर सारा काम आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सारा काम कौन देख लेगा? स्टाफिंग देख लेगा। मतलब एक अकेला मैनेजर ही आपका स्टाफिंग का भी सारा काम कर लेगा अगर आपका बिजनेस एक छोटे लेवल पर है तो। बट व्हेन दे आर परफॉर्म्ड एट लार्ज लेवल in the big organization there is need to carry a separate department called human resources management department। बट अगर आपका बिजनेस एक बहुत बड़े लेवल पे चल गया है तो सिर्फ एक स्टाफिंग मतलब सिर्फ एक मैनेजर से ही सारा काम नहीं होने वाला है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लिए एक सेपरेटली पूरा एक डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के नाम से पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो आपका पूरा काम देखेगा। तो इस समय क्या समझ आ रहा है लास्ट वाले पॉइंट से हमें कि अगर काम हमारा छोटे लेवल पे चल रहा है या छोटा बिजनेस है हमारा तो स्टाफिंग फंक्शन सफिशिएंट है जिसमें एक मैनेजर, लाइन मैनेजर मतलब एक मैनेजर ही हमारा सारा स्टाफिंग का काम कर सकता है। बट अगर हम एक बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक लाइन मैनेजर से काम नहीं चलने वाला, हमें पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा एचआरएम का जो हमारा ये सारा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारा काम करेगा। तो आई होप आपको जो है आज का ये वीडियो और जहां तक मैंने इस पॉइंट तक आपको समझाया ये समझ में आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इसके अभी मैं कुछ वीडियोस और बनाने वाला हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 तो ये था, पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ताकि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और हमारे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बने रहिए फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट के साथ और ऐसे ही इसी स्टाफिंग के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो बने रहिए आप स्टाफिंग हमारे स्टाफिंग इस चैप्टर के साथ में। और इसी तरीके से हमें आपका ढेर सारा प्यार देते रहिए, आप ढेर सारी मेहनत करें, अपने टर्म टू की जमकर तैयारी करें और इसी तरीके से मैं आपकी मदद करता रहूंगा। थैंक यू।